शेड्यूल मुज़फ़्फ़र में खुशामदीद। क्या जनरल फैज़ हमीद ने नवंबर में होने वाली अहम तरीन तकरीरी को रुकवाने के लिए साजिश की? क्या किसी सियासी प्लेयर को इन्वॉल्व किया या दर पर्दा इस तरह का माहौल बनाया कि इस तकरीरी को मुतनाज़ा बनाया जा सके? ये एक अहम तरीन सवाल है और अगरचे इस सवाल का जवाब जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ तहकीकात करने वाले शख्सियात के पास मौजूद है, लेकिन फिर भी इस अहम तरीन इशू को सेटल करने के लिए इस बात का फैसला किया गया है और आला तरीन सतह पर किया गया है कि उस मौके पर जब ये अहम तरीन तकरीरी नवंबर में होने जा रही थी तो उस मौके पर जो अफवाज पाकिस्तान के अंदर 4 स्टार जनरल मौजूद थे उनकी इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या राय है? क्या वाकईतन वो इस बात को टेस्टिफाई करेंगे कि जनरल फैज़ हमीद ने इस तकरीरी को रुकवाने में किरदार अदा किया? और अगर वो इस बात को टेस्टिफाई कर देते हैं उस रिक्वेस्ट के जवाब में जो उनसे किए जाने का इम्कान है, तो ऐसी सूरत हाल में जनाब एक और नया फ्लड गेट खुल जाएगा और ख़ास तौर पर उस फ्लड गेट के हवाले से मुख्तलिफ पोलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इस खेल के अंदर या इन तहकीकात के अंदर शामिल हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी पोलिटिकल बैकिंग के अलावा जनरल फैज़ हमीद जो है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई किरदार अदा नहीं कर पाते थे। और ये बात भी तय है कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने इस अहम तरीन तकरीरी को मुतनाज़ा बनाने के लिए या अपने क्रीडेंशियल्स को बेहतर बनाने के लिए हर एक सियासी जमात से रब्ता किया था। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर ये जो मामला है ये आगे बढ़ता है और जिस तरीके से 4 स्टार जनरल से टेस्टिफाई करने की बात आ रही है सामने, अगर वो टेस्टिफाई हो जाता है तो फिर जनाब ये जो मामला है ये ऐसा एहतसाब होगा कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स बशमूल इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल की पुंगी बन जाएगी। ये बात तय है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जवाब आपकी खिदमत में पेश करते हुए मैं एक अहम तरीन वाकया आपको उससे आगाह करना चाहूँगा जो कि इसी तकरीरी के वक्त भी हुआ था और अभी रिसेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अहम तरीन शख्सियत ने इस बात की तस्दीक भी की है। और ये तस्दीक उन्होंने कोई ढक छुप के नहीं की, बल्कि उन्होंने ये तस्दीक एक टीवी टॉक शो के अंदर मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए कही और उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि साबिक डीजी ISI, साबिक कोर कमांडर पेशावर, साबिक कोर कमांडर बहावलपुर जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने नए आर्मी चीफ की तकरीरी की तजवीज़ के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और मौजूदा सदर यानी आसिफ अली जरदारी साहब से रब्ता भी किया था। शैला रजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक मरकजी रहनुमा भी हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर जो है वो सिंध असम्बली की रह चुकी हैं, इस वक्त वो मेंबर कौमी असम्बली हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा लीडरशिप के खासी करीब समझी जाती हैं। शैला रजा ने यह दावा किया है कि फैज़ हमीद साहब ने दूसरों के साथ मिलकर एक तवील हुक्मरानी की मनसूबाबंदी की थी और इस सिलसिले में उन्होंने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब से भी रब्ता किया था। यानी जनरल फैज़ हमीद के पास ऐसा एक प्लान मौजूद था या उनकी तरफ से ऐसी कुछ चीजें उन्होंने प्रायोरिटीज को तय किया था जिसके नतीजे में वो एक तवील अरसे तक पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर सकते थे और इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल प्लेयर्स को अपने साथ इंगेज करने की कोशिश की थी, जिनमें इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी शामिल थे। शैला रजा ने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि इस मौजू के ऊपर यानी तवील तरीन हुक्मरानी के मौजू के ऊपर फैज़ हमीद और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो है वो तबादला ख्याल भी हुआ था और इस तबादला ख्याल में उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीरी का इशू भी ज़ेर बहस आया था। शैला रजा ने यह दावा किया है कि आसिफ अली जरदारी साहब को चूँकि जनरल फैज़ हमीद साहब के जो मुख्तलिफ पोलिटिकल एजेंडाज थे उससे उनको आगाही हासिल थी, लिहाजा उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के इस जो इनिशिएटिव था उसको कुछ ज़्यादा भाव नहीं दिया। अलबत्ता उनका ये कहना था शैला रजा साहिबा का कि ये सिर्फ मुस्लिम लीग ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ ही नहीं थे जनरल फैज़ हमीद इंगेज, बल्कि इसके साथ साथ वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी इंगेज थे और उन्होंने उस वक्त लंदन में मौजूद मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ भी रब्ता किया था। अब शैला रजा के इस इंकशाफ ने या इस इतराफ़ ने इस बात को और ज़्यादा इस्टेब्लिश कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो साबिक चीफ स्पाई मास्टर थे उनकी तरफ से इस सियासत को एक नया रंग देने की कोशिश की जा रही थी और वो जो 10 साल हुक्मरानी का मंसूबा था उसी को लेकर आगे चलना चाह रहे थे। और जिस वक्त आपको याद होगा
कि ये तकर्री का अमल जारी था, उस वक़्त इमरान खान की तरफ से अचानक ये ऑप्शन सामने आया था, ये तजवीज़ सामने आई थी कि जब तक नए इंतखाबात नहीं हो जाते उस वक्त तक जनरल बाजवा को ही कंटिन्यू रखा जाए, जनरल बाजवा को मजीद 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी जाए ताकि वो इन इंतखाबात उनकी ज़ेरे निगरानी हो और उसके बाद नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री हो जाए। और इस तजवीज़ का बुनियादी मकसद नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रेस से अहम तरीन खिलाड़ी यानी उस वक्त के सीनियर मोस्ट जनरल यानी जनरल आसिम मुनीर साहब को आउट करना था, क्योंकि उनकी जो रिटायरमेंट है वो 29 नवंबर के करीब तरीन हो रही थी। लिहाजा इमरान खान की यह ख्वाहिश थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब या जनरल फैज हमीद की यह ख्वाहिश थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना बने, और उसके लिए यह सारे का सारा खेल खेला जा रहा था। और अगर आपको याद हो तो उस मौके पर मुख्तलिफ तरीकों से इस बात को इस्टेब्लिश किया जा रहा था कि ये जो तकर्री है जनरल बाजवा की, इसी को लेकर आगे चला जाए। और जनरल फैज हमीद ने मुबैना तौर पर उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को यह पेशकश भी की थी कि मैं आपको मजीद 1 साल की एक्सटेंशन दिलवा सकता हूं या 6 महीने की एक्सटेंशन दिलवा सकता हूं। और जनरल बाजवा उसके ऊपर जो है वो इतलात के मुताबिक राजी होते हुए भी नजर आ रहे थे। तो ये सिनेरियो इस वक्त बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल हो चुका है, क्योंकि अगर जनरल फैज हमीद साहब ने जिस तरह शैला रजा साहिबा ने इतराफ किया है कि जनाब वो इस अहम तरीन तैनाती को रुकवाने के लिए आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोल्यूशन कर रहे थे, जिसे कि इमरान खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र भी किया था कि ये जो समरी है ये बेशक मंजूर हो जाए, लेकिन इस समरी ने जाना तो अल्टीमेटली उस वक्त के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के पास है। और अगर आरिफ अलवी साहब इस समरी को मुस्तरद कर देते हैं तो फिर क्या होगा। ये वो तमाम चीजें हैं जो उस वक्त जेर गौर थी और उसके जरिए पाकिस्तान के अंदर एक पोलिटिकल अनरेस्ट को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। ना सिर्फ ये, बल्कि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जिस वक्त साहिब फराश होकर ज़मान पार्क में मौजूद थे, उस वक्त एक हैकर की तरफ से एक इंकशाफ भी सामने आया था। और हैकर का ये कहना था कि उसके पास अहम तरीन लोगों की गुफ्तगू का रिकॉर्ड मौजूद है, और उसका ये कहना था कि उसके पास 1 टेराबाइट का वो सारे का सारी जो गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग्स हैं उसके पास मौजूद हैं। और उसके साथ उसने मेरा ख्याल है कि $1 या $2 बिलियन का उसने वो मांगा था मुआवजा कि जनाब ये मैं तमाम की तमाम जो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये जो ओरिजिनल मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं, ये मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन उसके एवज आपको मुझे ये पैसे देने चाहिए। और उसने 1-2 उसमें से ऑडियोज़ को लीक भी किया था, जो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की ऑडियोज़ थी, शायद आपको याद हो। तो उस मौके पर ये चीज़ें भी सामने आई थी कि ये जो रिकॉर्डिंग्स थी ये उस वक्त जो वहाँ पर जनरल फैज़ हमीद का नेटवर्क मौजूद था उस नेटवर्क के ज़रिए की गई थी। और इसी सिनेरियो के अंदर मुख्तलिफ सीनियर जर्नलिस्ट, जिनमें अबसार आलम साहब भी शामिल थे, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि अमूमी तौर पर जब एक चीफ जाता है तो वो जो इदारे की मलकियत के हवाले से जो भी उनका रिकॉर्डिंग्स मौजूद होते हैं, ये हर एक इंटेलिजेंस सर्विसेज ये करती है कि वो मुख्तलिफ लोगों के लिंकेजेस और डेटाज और इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं वो आने वाले चीफ के हवाले करती है या वो ऑफिस के रिकॉर्ड में रखती है, ताकि आने वाले को माजी में की जाने वाली एक्टिविटीज़ का अंदाज़ा हो सके और वो उन पॉलिसीज़ को अगर चाहे तो लेके आगे बढ़ सके। लेकिन इस मौके पर जब जनरल साहब यहां पर मौजूद थे, जब उन्होंने आईएसआई का चार्ज छोड़ा, तो अबसार आलम साहब के मुताबिक वो इस तरह का सारा डाटा जो कि कई टेराबाइट्स पर मुश्तमिल था वो साथ ले गए। और उसके साथ साथ उन्होंने वो तमाम कनेक्शंस जो उनके मुख्तलिफ इदारों में मौजूद थे, उन कनेक्शंस को भी अपने साथ इंगेज रखा, उनको डिसइंगेज नहीं किया, जो कि उनके लिए करना ज़रूरी था। और उसी इंगेजमेंट का नतीजा, उन्हीं ताल्लुकात का नतीजा हमें इमरान खान साहब को मुख्तलिफ इदारों की तरफ से मिलने वाली सपोर्ट के जरिए हमारे सामने आया कि किस तरीके से जो मुख्तलिफ अदारे हैं जिसमें से अदलिया सरे फहरिस्त है, उसने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इमरान खान साहब की मदद की और इमरान खान साहब को उस मामले में रिलीफ दिया जहां जहां पर इमरान खान साहब के लिए रिलीफ की कोई गुंजाइश नहीं पाई जाती थी। इसका मतलब ये है जनाब कि ना सिर्फ अब आने वाले दिनों में हमें जो है मज़ीद यानी ये दिसंबर की ठंड के अंदर ये जो इंकशाफात की गर्मी है ये ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा फैलने जा रही है, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस सूरत हाल के अंदर कुछ ऐसी नई डेवलपमेंट्स भी होने जा रही हैं जो इस बात की तरफ इशारा करेंगी कि पाकिस्तान अब
एक नए पॉलिटिकल खींचातानी की बजाय इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। अगर इदारों ने वाक़तन अपने आप को करेक्ट करना शुरू किया तो फिर ये बात आगे बढ़ेगी। और कुछ इस तरह की इतलात भी मौजूद हैं कि जो लोग बराह रास्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बल्कि एक इंकशाफ तो ये भी आया है कि नवंबर वाली एक्टिविटी जो मैंने आपके साथ अभी जिक्र किया, उसके हवाले से जब बंदा एकदम अपने दराज दुरूज खाली कर रहा होता है ना, चीज़ें निकाल रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें वो हमें कंडम करके फेंक देता है। तो उसमें से एक हैंड रिटन एक पेपर मिला है, हैंड रिटन पेपर, जो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी उस वक्त के DGISI ने उसको तहरीर किया था, और उसके अंदर इस तरह की सारी प्लानिंग का जिक्र है। तो एविडेंस तो किसी न किसी जगह पर मौजूद है, और वो एविडेंसेस जो हैं वो इस वक्त काम आ रहे हैं इन तमाम तहकीकात के लिए। और उन्हीं एविडेंसेस का बहुत सारा एतराफ़, यानी उसको इंडोर्स किया है इस वक्त तहकीकात के दौरान। ना सिर्फ इंडोर्स किया है, बल्कि कई ऐसा एविडेंस भी तहकीकात करने वालों के हवाले किया गया है जो मुस्तकबिल में उनके लिए बहुत काम आने वाला है। और आने वाले दिनों में इस एविडेंस के हवाले से कुछ इंकशाफात भी सामने होंगे। हो सकता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, हो सकता है कि इस तरह की एक और प्रेस रिलीज सामने आ जाए जो पहली प्रेस रिलीज से ज़्यादा धमाका खेज हो सकती है। इसके लिए हमें ज़रा चंद दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये जो टेस्टिफिकेशन जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, ये भी आने वाले दिनों के अंदर मौजूदा इतलात के मुताबिक तो काफ़ी हद तक कन्फर्म है। और देखना यह है कि उस वक्त के जो 4 स्टार जनरल थे, क्या वो इन इल्ज़ामात को टेस्टिफाई करते हैं, और उनकी तस्दीक जो है वो इस वक्त अंडर ट्रायल जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। और उनके लिए जो अंजाम है वो मुझे कुछ ज़्यादा बेहतर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। देखना ये है कि ये जो इंकशाफात हैं ये अब कौन सा रुख इख्तियार करते हैं, और इन इंकशाफात का भार जो है अब वो किसको उठाना पड़ेगा। अब मेरा ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।